सूरज डूब रहा था, लेकिन आज का सूर्यास्त सामान्य नहीं था। आसमान में नारंगी रंग की जगह गहरे सलेटी बादलों ने ले ली थी। हवा में एक अजीब सी सिमरन थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को कपा दे। रामपुर गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर भाग रहे। मवेशी भी रंभा रहे थे, मानो उन्हें आने वाली मुसीबत का आभास हो गया हो। सूरज अपने खेतों से लौट रहा था। उसने अपने गमछे को कसकर लपेटा, लेकिन बर्फीली हवा उसे भी भेद रही थी। रास्ते में उसे रामू काका मिले, जो आसमान की ओर चिंता से देख रहे थे। काका, आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं है? सूरज ने ठिठुरते हुए पूछा। रामू काका ने आग की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटा सूरज, मैंने अपनी 80 साल की उम्र में कई सर्दियां देखी हैं, लेकिन हवा का ये रुख अच्छा नहीं लग रहा। ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये शीत लहर है। लगता है आज रात गांव पर कयामत बरसेगी। सूरज के दिल में एक डर बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी घर की तरफ कदम बढ़ाए। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मीना चूल्हे के पास बैठी रोटियां बना रही थी, लेकिन आग की लपटें भी आज कमजोर लग रही थी। मीना, सारा सूखा लकड़ी अंदर रख लो, खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दो। काका कह रहे थे कि आज रात बहुत भारी गुजरने वाली। रात गहराते ही तापमान तेजी से गिरने लगा। गांव के कच्चे घरों की दीवारों से ठंड रिसने लगी। ये वो ठंड नहीं थी जो रजाई में दुबकने पर चली जाए। ये वो ठंड थी जो जानलेवा बन सकती थी। रात के 10 बजते बजते पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया था। बाहर हवा के झोंके ऐसे चल रहे थे जैसे कोई राक्षस चीख रहा हो। पेड़ों की डालियां टूटने की आवाजें आ रही थी। अचानक सूरज के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? सूरज ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। अंधेरे में एक छोटा सा साया दिखाई दिया। वो छोटू था, गांव का अनाथ बच्चा, जिसके पास रहने को सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वो कांप रहा था, उसके होंठ सूख चुके थे और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। सूरज ने तुरंत उसे अंदर खींचा और दरवाजा बंद किया। मीना तेजी से आई और छोटू को एक शॉल में लपेट लिया। हे भगवान, ये तो बर्फ की तरह ठंडा हो गया है, मीना ने घबरा कर कहा। उन्होंने उसे अपने पास बिठाकर गर्म दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद छोटू की जान में जान आई। भैया, मेरी झोपड़ी की छत हवा से उड़ गई। बहुत ठंड लग रही थी, लगा आज मैं बचूंगा नहीं। सूरज ने मीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। अगर छोटू का ये हाल है, तो गांव के उन बुजुर्गों और गरीबों का क्या होगा जिनके घर कच्चे हैं? सूरज को बेचैनी हो रही थी। उसे बार बार रामू काका और गांव के दूसरे लोगों का ख्याल आ रहा था। उसने मीना से कहा, मीना, मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। मीना अंदर गई और एक मोटा कंबल ले आई। मीना ने उसे रोका नहीं, बल्कि एक मोटा कंबल थमा दिया। संभल कर जाना और हो सके तो और लोगों की मदद भी ले लेना। सूरज ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे किसी ने उसे बर्फ के पानी में धकेल दिया हो। बाहर घना कोहरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। वो सबसे पहले रामू काका के घर की तरफ बढ़ा।
काका का घर गांव के निचले हिस्से में था। वहां पहुंचकर सूरज के होश उड़ गए। काका के घर की एक दीवार गिर चुकी थी और ठंडी हवा सीधे अंदर जा रही थी। काका और काकी एक कोने में सिकुड़े हुए थे। काका, सूरज चिल्लाया। उसने तुरंत उन्हें उठाया और अपने साथ चलने को कहा, लेकिन काका ने मना कर दिया। बेटा, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? तू अपनी जान बचा। सूरज ने जिद की। नहीं काका, आज कोई नहीं मरेगा। हम सब पंचायत भवन चलेंगे, वो पक्का बना है। सूरज ने काका को सहारा दिया और काकी को संभाला। वे मुश्किल से पंचायत भवन पहुंचे। वहां का ताला तोड़कर सूरज ने उन्हें अंदर सुरक्षित किया। अब सूरज के पास एक योजना थी। वो अकेला पूरे गांव को नहीं बचा सकता था। वह पंचायत भवन की घंटी के पास गया और उसे जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। सन्नाटे को चीरती हुई घंटी की आवाज हर घर तक पहुंची। लोग डर गए। उन्हें लगा कोई हमला हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने सूरज की आवाज सुनी। सब लोग पंचायत भवन आ जाओ। जिनके घर कच्चे हैं, बच्चे और बुजुर्गों को लेकर तुरंत आ जाओ। धीरे धीरे धुंधली आकृतियां कोहरे में तैरती हुई दिखाई देने लगी। गांव के नौजवान बिरजू, लखा और महेश सबसे पहले आए। सूरज ने उन्हें स्थिति समझाई। लखा, तू पश्चिम वाले मोहल्ले में जा। बिरजू, तू पूरब में। जिनके पास ओढ़ने बिछाने का जो भी सामान है, सब लेकर आओ। हमें यहाँ अलाव जलाना होगा। अगले 1 घंटे में गांव का नजारा बदल गया। जो लोग ठंड से अपने घरों में दुबके हुए थे, वे अब दूसरों की जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। पंचायत भवन खचाखच भर गया था। औरतें एक कोने में बच्चों को संभाल रही थी और आदमी बीच में बड़ा अलाव जला रहे थे। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। लकड़ी गीली होने की वजह से आग ठीक से जल नहीं रही थी और धुआं भर रहा था। ठंड अभी भी हावी। शाम के 3 बज रहे थे, जो रात का सबसे ठंडा पहर होता है। अलाव बुझने की कगार पर था। सूखी लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। बच्चों ने ठंड से रोना शुरू कर दिया था। रामू काका की सांसें उखड़ने लगी थीं। सूरज ने हताशा में चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर पंचायत भवन के पुराने फर्नीचर पर पड़ी। सरपंच जी की पुरानी कुर्सी, कुछ टूटी मेजें। लोगों ने कहा, ये सरकारी संपत्ति है, इसे जलाने पर मुसीबत हो सकती है। सूरज को गुस्सा आ गया। वो टूटी मेज की तरफ बढ़ा। सूरज ने एक कुर्सी उठाई और आग में रख दी। जिंदगी से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। अगर आज हम बच गए तो कल नई मेज बना लेंगे, लेकिन अगर आज कोई मर गया तो उसे वापस नहीं ला पाएंगे। सूरज के इस कदम ने सबको हिम्मत दी। सबने मिलकर पुराना कबाड़, टूटे दरवाजे, जो मिला उसे आग के हवाले कर दिया। आग धधक उठी। भवन में गर्मी फैलने लगी। लोगों के चेहरों पर राहत दिखाई दी। मीना और गांव की दूसरी महिलाओं ने मिलकर सबके लिए खिचड़ी बनाई। उस साधारण सी खिचड़ी का स्वाद उस रात किसी शाही दावत से कम नहीं था। सबने मिल बांट कर खाया। अमीरी गरीबी, ऊंच नीच का भेद उस आग में जलकर खाक हो गया था। अगली सुबह आखिरकार सूरज की हल्की रोशनी आने लगी। तूफान थम चुका था। सूरज बाहर निकला। नजारा अद्भुत था। पूरा गांव बर्फ की एक सफेद चादर से ढका था, जैसे किसी ने सफेद रजाई ओढ़ा दी हो। पेड़, खेत, रास्ते सब चांदी की तरह चमक रहे थे। नुकसान हुआ था। कई झोपड़ियां गिर गई थी, फसलें खराब हो गई थी। लेकिन जब गिनती की गई
तो पता चला कि गांव का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा और बुजुर्ग सुरक्षित था। एक भी जान नहीं गई थी। रामू काका ने कांपते हुए सूरज से कहा, बेटा, रात सिर्फ ठंड में ही आई थी। यमराज आए थे, लेकिन तुम सबने मिलकर उन्हें द्वार से ही लौटा दिया। ये गांव अब सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, रिश्तों का बन गया है। सूरज मुस्कुराया और आसमान में निकलते हुए असली सूरज की ओर देखा। धूप की पहली किरण ने उसके चेहरे को छू लिया। ठंड अभी भी थी, लेकिन अब वह डरा नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जब सब साथ हों तो बड़ी से बड़ी ठंड भी उनके हौसले को जमा नहीं सकती।